Good morning, dear student. Welcome back to another video of economics. I am Rajesh Sharma. देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको लॉ ऑफ रिटर्न, उत्पत्ति के नियम, इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लॉ ऑफ रिटर्न होता क्या है, उत्पत्ति के नियम होता क्या है। ये वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए इकोनॉमिक्स की वीडियो है, जो पेज नंबर 119 जो आपकी बुक है अभिनव प्रकाशन की, उस बुक का पेज नंबर 119 का यह टॉपिक है। राइट, देखिए स्टूडेंट, उत्पत्ति का नियम होता क्या है। आपने देखा होगा जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी उत्पादन करते हैं, तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? रिसोर्सेज मीन्स साधन, उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा, हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज करो हम भूमि पर, हमारे पास भूमि एक साधन है और भूमि पर हम उत्पादन कर रहे हैं गेहूं का उत्पादन। तो भूमि भी एक साधन है, उत्पादन का एक क्या है, साधन है भूमि भी। राइट, और जब हम भूमि पर गेहूं का उत्पादन करेंगे तो हमें इसमें क्या क्या लगानी पड़ेगी, पूंजी भी लगानी पड़ेगी, यानी कि पैसा भी लगाना पड़ेगा, मशीन की आवश्यकता होगी। राइट, पूंजी, मशीन, श्रम यानी कि मजदूरी की भी आवश्यकता होगी, और सामग्री जैसे बीज वगैरह की भी आवश्यकता होगी, खाद वगैरह, ये सामग्री में कर देते हैं। ये हमारे क्या हैं, साधन हैं। ये भी क्या है, प्रोडक्शन के साधन। भूमि भी एक साधन है और ये भी साधन है। तो अब कि इनसे जो हमें गेहूं हमें जो प्राप्त होगा, सपोज करो, क्योंकि मैं इसको गेहूं पे या भूमि पर क्यों लेके जा रहा हूँ कि उत्पत्ति का जो नियम है वो मोस्टली कृषि के लिए ही बनाया गया है। भूमि या कृषि प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है, कृषि उत्पादन के लिए मेन। बाकी तो ये ऐसी बात नहीं है। उत्पत्ति का जो नियम है वो प्रत्येक प्रकार के प्रोडक्शन में लागू होता है, प्रत्येक प्रकार के उत्पादन में लागू होता है, लेकिन इस नियम को मुख्य या मोस्टली कृषि भूमि पर ही अपनाया जाता है। तो गेहूं का जो आपको गेहूं प्राप्त होगा वो हो गया आपका उत्पादन। राइट, जैसे एक किसान अपनी भूमि में या अपने खेत में इन साधनों का प्रयोग करके प्रोडक्शन करता है, गेहूं का उत्पादन करता है। राइट, अब बात आती है, पॉइंट है आपका उत्पत्ति के नियम। तो उत्पत्ति के नियम हमें जो भी उत्पादन के साधन होते हैं और जो उत्पादन होता है उसके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि उत्पत्ति का नियम हमें यह बताता है कि जो भी हमारे उत्पादन के साधन हैं, जो भी उत्पादन की साधन की मात्रा है, यानी कि भूमि कितने बीघे है, पूंजी कितनी लगा रहे हैं हम, मशीन किस प्रकार की है, श्रम कितना है, सामग्री कितनी है, यानी कि उत्पादन की जो भी साधन की मात्रा है और जो उत्पादन की मात्रा है, उत्पादन भी तो किसी न किसी मात्रा में होगा। तो उत्पादन के साधन की मात्रा और उत्पादन की मात्रा, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ रिटर्न्स। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो भूमि है आपकी 5 बीघे, पूंजी है 10,000, मशीन है 2, श्रम सामग्री आपकी सपोज करो, जैसे आपका गेहूं है वो भी उसमें एक 10 kg हमने लगाए या 50 kg लगाए 5 बीघे में, खाद लगाया हमने। राइट, तो उत्पत्ति का नियम हमें यही बताता है कि जो भी साधनों की जो मात्रा होती है, कितनी मात्रा में साधन लगाए गए और कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, उनके बीच के संबंध को दर्शाता है या उनके बीच के संबंध को बताता है। राइट, अब देखिए उत्पत्ति
के नियम, 3 नियम है उत्पत्ति के। कितने नियम है? 3 नियम। उत्पत्ति के नियम, जिसमें पहला नियम है आपका फर्स्ट, उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम। ओके। सेकंड वन है आपका उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम। और थर्ड पॉइंट है आपका उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम। राइट? ये 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंटों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उत्पत्ति ह्रास नियम, इस वीडियो में केवल उत्पत्ति ह्रास नियम को ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम थोड़ा सा बड़े पॉइंट्स हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इन पॉइंटों को बताऊंगा। उत्पत्ति ह्रास नियम होता क्या है? देखिए स्टूडेंट, उत्पत्ति ह्रास नियम का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1815 में हुआ था। सन 1815 उत्पत्ति ह्रास नियम जो फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया था वो 1815 ईस्वी में। ये किसने बनाया था? ये बनाया था बेटा सर एडवर्ड वेस्ट के द्वारा। उत्पत्ति ह्रास नियम सर्वप्रथम 1815 ईस्वी में सर एडवर्ड वेस्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। लेकिन इसके बाद इस नियम में प्रोफेसर एडम स्मिथ, किसने? एडम स्मिथ, प्रोफेसर एडम स्मिथ या रिकार्डो को मेन सब वो माना जाता है इसमें, रिकार्डो, माल्थस और मार्शल। ओके स्टूडेंट, देखो सीधा पॉइंट निकल के आ रहा है। उत्पत्ति ह्रास नियम सन 1815 ईस्वी में सर एडवर्ड वेस्ट ने इसका प्रतिपादन किया था, लेकिन उसके बाद एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस और मार्शल भी इसके इकोनॉमिस्ट रहे थे, या उत्पत्ति के ह्रास नियम का इकोनॉमिस्ट इन्हें भी माना जाता है। देखिए वैसे इसका जो रिकार्डो को सबसे अधिक इनमें से महत्व दिया जाता है, इसलिए हम इसको रिकार्डो का उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं। ठीक है। या रिकार्डो का उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है ये भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बात आती है आपकी उत्पत्ति ह्रास नियम की। जो आपका नियम था उत्पत्ति ह्रास नियम, ये होता क्या है? देखिए स्टूडेंट, उत्पत्ति ह्रास नियम ये होता है कि जब हम उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन करते हैं, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उन उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते हैं, तो उत्पादन हमें कम अनुपात में बढ़ता है या प्राप्त होता है। ओके। जैसे हमने उत्पादन के साधन बढ़ाए, सपोज करो सामग्री को हमने बढ़ाया। किसको बढ़ाया? सामग्री को हमने बढ़ाया। और कितने % बढ़ाया? 50%। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन 50% ही हो सकता है कि प्रोडक्शन 20% बढ़े। यानी कि हमने उत्पादन का जो साधन है वो कितने % बढ़ा दिया? 50%। लेकिन उत्पादन कितना बढ़ा? 20%। तो उत्पत्ति का ह्रास नियम यही बताता है कि जैसे जैसे हम किसी भी
उत्पादन के साधन में वृद्धि करते हैं तो हमें उत्पादन घटती हुई दर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? घटती हुई दर से। जैसे हमने उत्पादन का कोई भी साधन, सपोज करो हम श्रम को चेंज करते हैं। श्रम एक उत्पादन का साधन होता है, लेबर, मजदूरी। सपोज करो पहले एक मजदूर काम करता था। कितना मजदूर काम करता था? एक मजदूर। और उस समय उत्पादन होता था हमारा, सपोज करो 20 टन, ठीक है। लेकिन हमने मजदूर की संख्या बढ़ा दी, अन्य साधन स्थिर है हमारे, मजदूर की संख्या मजदूर 2 कर दिए, तो उत्पादन जरूरी नहीं है कि 40 टन ही होगा, क्योंकि अन्य उत्पादन के साधन तो स्थिर हैं। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि हमें उत्पादन 30 टन हो। कितने टन होगा? 30। वैसे उत्पादन बढ़ तो गया, क्योंकि हमने उत्पादन के साधन भी हमने बढ़ाए। उसके बाद हमने मजदूर 3 कर दिए और हमारा उत्पादन बढ़ के हो गया, सपोज करो 45, राइट। तो देखिए उत्पादन तो बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि हमने साधनों में परिवर्तित किया है। लेकिन बढ़ कितना रहा? यहाँ सिर्फ 10 की वृद्धि हुई, 20 से 30, और यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई? 15 की। देखिए स्टूडेंट, 15 तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 38 करो, इसको हम 38 कर लेते हैं, तब ये लॉ ऑफ रिटर्न सही होगा। 8 कर लेते हैं पहले, 20 से 30 हुआ, 30 से 38। तो देखो घटती हुई दर से प्राप्त हो रहा है। पहले 10 की वृद्धि हुई थी, उसके बाद 8 की। इसी प्रकार से यदि हम 4 करते हैं तो सपोज करो उत्पादन हो जाता है हमारा 45। तो अब कितना बढ़ गया? 38 से 45, 7। तो बार बार घट रहा है, देखो 10 से 8, 8 के बाद 7। और लेकिन हम उत्पादन के साधन भी हम बढ़ा रहे हैं, हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो वृद्धि दर है वो घट रही है। पहले मजदूर बढ़ाने से 10 टन अधिक हुआ, दूसरे मजदूर बढ़ाने से सिर्फ 8 टन का फर्क पड़ा, तीसरे मजदूर बढ़ाने से 7 टन। तो उत्पत्ति ह्रास नियम हमें यही बताता है कि जैसे जैसे हम उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन हमें घटती हुई दर से प्राप्त होता है। उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन उत्पादन हमें घटती हुई दर से प्राप्त होता है। बाकी देखिए स्टूडेंट, ये जो उत्पत्ति ह्रास नियम मैंने आपको क्लियर करा ही दिया है, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम, इसको मैं आपको कल बताऊंगा। और तीनों में रिलेशनशिप, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम, तीनों को मैं टेबल के द्वारा कल आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, राइट।